वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग एक टॉपिक की बात करेंगे जो फिजिक्स में है और क्लास 11th में जब आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा डर किस में आता है? बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें भी कैलकुलस, क्योंकि वो नया होता है। तुम्हारे लिए क्या होता है? नया होता है, पूरी तरह से नया होता है। तुम तो सोचते हो कि मैथ्स में इतने नंबर लाए तो मैथ्स में क्या दिक्कत होगी, लेकिन बेटा मैथ्स में ये जो टॉपिक है ना, वो जो कैलकुलस है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, और ये पूरी तरह से नई टॉपिक होती है और बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जो हमारे टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसको अच्छे से आपको समझा दें ताकि आपको फिर कभी कोई दिक्कत ना हो। जेईई वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप बैठ के कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन टॉपिक की। देखिए, सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग आप समझो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? हमने एक लाइन में यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है टू फाइंड एरिया ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व की अगर आपको एरिया फाइंड करनी है तो आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन क्यों यूज करेंगे? हमारे पास बहुत सारे फार्मूला हैं। स्क्वायर अगर है तो एरिया का फार्मूला है, सर्कल अगर है तो एरिया का फार्मूला है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है। ये सारे कर्व हैं। कर्व किसको बोलते हैं? जो एक शेप फॉर्म करता है ग्राफ में, ठीक है, उसको कर्व बोलते हैं। तो उसका एरिया आपके पास है, फिर भी हम इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करें? तो बेटा उसका कारण है। कारण क्या है आप पहले देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल प्लॉट किया है, ठीक है, और सर्कल में हमने कहा कि चलो बताओ इस सर्कल की एरिया कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आप बोल दोगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में आते हैं, स्क्वायर हमने दिखा दिया, सर्कल में यहाँ पे आर क्या है? आप बोलोगे कि आर जो है रेडियस है सर्कल का, इसको ध्यान रखना है। ये मत सोच रहे कुछ और है। सर्कल का आर क्या है? रेडियस है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर सभी को आता है, 7वीं 8वीं से ही बच्चे जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है। ठीक है, तुम तो एक आरवे में आ गए हो। चलो, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर की मैं यहाँ पे साइड ले लूँ, ठीक है, मान लो कि साइड ए ले लिया, अब इसकी एरिया आपसे कहा जाए तो बोलोगे कि साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर की जो साइड है उसकी एरिया कितनी? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। लेकिन तीसरे केस में आइए, यहाँ पर जरा देखिए, हमने क्या दिखाया है? नॉट अ रेगुलर शेप। ये रेगुलर शेप नहीं है। तो फिर आपसे कहा जाए कि चलो इसकी एरिया बताओ। क्या दिख रहा है? ना ये सर्कल दिख रहा है, ना ये ट्रायंगल दिख रहा है, ना ये रेक्टेंगल दिख रहा है, कुछ और है। क्या है आप नहीं कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसकी एरिया कैसे निकालें, क्या करें? फंस गए, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर आप इसकी एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन साहब से हेल्प लेंगे। समझ में आई बात? इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो अब आप समझ में आई बात कि क्यों हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन किसी भी एरिया को निकालने के लिए। तो कोई भी देखो कर्व है और किसी कर्व की एरिया निकालनी है तो आप इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हो। फार्मूला है तो यूज़ करो, नहीं फार्मूला है तो इंटीग्रेशन यूज़ करो। तो इस तरह की जब शेप है तो आप इसको इसका शेप का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे एरिया निकालते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। ओके, चलो अब आप देखिए, यहाँ पे हमने दो ग्राफ प्लॉट किया है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए। यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किसको बोलते हैं? ग्राफ कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने एक ग्राफ ऐसे ही दिखा दिया और बोल दिया कि इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप आराम से समझ जाओगे, y वाले को भी थोड़ा बहुत पता होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये ग्राफ हमने यहाँ पे दिखा दिया। और अब मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि ये ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और एक पर्टिकुलर दूसरी पॉइंट लेते हैं। चलिए आते हैं, वो पॉइंट कहाँ से लेते हैं? तो देखो, मैं यहाँ पे पॉइंट चूज कर लेता हूँ ए और फिर एक दूसरी पॉइंट चूज करता हूँ बी। एक्स एक्सिस पर हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। और पॉइंट लेने के बाद हमने क्या किया कि ये एक लाइन लो और एक लाइन लो,
ठीक है। अब जरा देखो ए और बी के बीच में एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट है, ए है और एक बी है। ए और बी के बीच में ये जो दोनों पॉइंट है, कर्व जो है वो ए और बी के बीच में एक्स एक्सिस से ये वाला पार्ट कर्व जो है, ये कर्व जो पार्ट है, ये जो ए और बी के बीच में कितनी एरिया फॉर्म कर रहा है, ये एरिया कितनी है। अगर आपसे कहा जाए कि ये एरिया कितनी है, आप क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे कि ये एरिया कैसे निकालें, ये एक रेक्टेंगल तो है नहीं, ना ही ये ट्रायंगल, मतलब कि कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो इसकी एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम लोग फिर इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। हमने कहा ए और बी के बीच में, अब कैसे लेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका है? तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं बेटा, ठीक है, कि इस एरिया को फाइंड करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एज्यूम क्या करते हैं, ये जो शेप है बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रिप से बना हुआ है। एक स्ट्रिप हमने ले लिया, ठीक है, एक स्ट्रिप हमने चूज कर लिया। समझो बात को, अच्छे से समझो। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ ए और बी के बीच में कितना एरिया फॉर्म किया उसको निकालना है। तो मान के चलेंगे कि ए और बी के बीच में, अच्छा ऊपर में एक मार्किंग भी करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया, एम ले लिया और इसको ले लिया एम। अब हमने कहा यहाँ पे, अब समझ लो इसको, अच्छे से समझ लो। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कौन सा एरिया, क्या एरिया, तो एरिया एम एन बी ए, ठीक है, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब क्लियर है, एम एन बी ए ये हमें चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे कि ये एरिया एम एन बी ए जो है बहुत सारे स्ट्रिप से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रिप हमने चूज कर लिया, स्ट्रिप मतलब कि ले लिया रेक्टेंगल की तरफ, ठीक है, इस स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है। अब उस स्ट्रिप की एरिया फाइंड करेंगे, स्ट्रिप का शेप एंड साइज कैसा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप का हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस लेते हैं, एकदम छोटा थिकनेस, बहुत ही छोटा, ठीक है, छोटा सा, एकदम छोटा, बच्चे की तरह, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि बच्चा है नहीं, dx, और लंबाई कितनी लेंगे, y। एक स्ट्रिप लिया, उस स्ट्रिप की थिकनेस लिया dx, उस स्ट्रिप की लेंथ लिया y, और मान के चला कि ये स्ट्रिप जो है बहुत सारे हैं जिनसे ये पूरा का पूरा एरिया बन रहा है, एम एन बी ए बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रिप की खासियत क्या है, हर स्ट्रिप की थिकनेस सेम होनी चाहिए, लेकिन y क्या होगा, लेंथ इसका चेंज होगा। सारे अलग अलग स्ट्रिप लोगे और अलग अलग स्ट्रिप को लेकर के ज्वाइन कर दो, ठीक है, समझ में आई बात? तो सारा का सारा एरिया बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एरिया ऑफ वन स्ट्रिप कितना होना चाहिए? तो बोलोगे स्ट्रिप जो है रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक है, तो लेंथ y है, थिकनेस dx है, तो y को क्या करो, dx से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप हैं, ज्वाइन कर दिए। देखिए यहाँ पे सेकंड केस में वही ग्राफ है, ग्राफ ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट है, वही ग्राफ है जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह की बहुत सारे स्ट्रिप को ज्वाइन कर दिया, ये पूरा बन गया। अब ये जो पूरा बना है, ठीक है, एम, ये है एन, नीचे में ए, और ये क्या है बी, ठीक है, एम एन बी ए, ये एरिया हमें क्या है, निकालनी है। अब इसको कैसे निकालोगे? तो इंटीग्रेशन कहता है कि देखिए आपने एक स्ट्रिप लिया, इसका एरिया फाइंड कर लिया, पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपको सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, इंटीग्रेशन कहता है। तो इंटीग्रेशन कहता है कि आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ जो पूरे स्ट्रिप का एरिया एक ही बार में निकाल दोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो एरिया, ठीक है, अलग अलग कलर चूज करो, डिफरेंट टाइप के। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ कौन सा, एम एन बी ए, ये शेप है जो रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। एक स्ट्रिप का एरिया कितना था, y इंटू डी एक्स था ना, इसको लिख दिया और फिर इंटीग्रेशन लगा दिया।
अब देखो जरा एक चीज, इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या करोगे, अब बोलोगे कि जो एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक निकाल रहे हैं, फिक्स है, डेफिनेट है, ठीक है, एरिया क्या है, डेफिनेट है, ए से लेकर के बी तक, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लिमिट लगा देंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लोअर लिमिट लगाएंगे ए और अपर लिमिट लगाएंगे बी। ये जो नीचे में ए लिखा है वो बता रहा है कि आप एरिया कहाँ से निकाल रहे हो, और बी जो है वो कहाँ तक निकाल रहे हो। लोअर लिमिट बोलते हैं ए को, बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा एरिया हो जाएगा, इस शेप का एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात है कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बहुत सारा है, अलग अलग कर्व होंगे, उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आया ना, चलो ठीक है, ओके आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आगे आ जाइए, उसके पहले आप समझिए इंटीग्रेशन का टाइप क्या होता है। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, फिक्स है, फिक्स है कि तुम्हें आईआईटी करना है, फिक्स है कि तुम्हें नीट करना है, ये फिक्स होता है। मान लो अगर तुम फिक्स करते हो तो, नहीं फिक्स करते हो तो बेकार है, तो कोई काम क्यों, फिर कोई काम नहीं करना है, एकदम सोच लो कि आईआईटी करना है या फिर नीट करना है, एम्स में जाना है या तो आईआईटी में जाना है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये आपका होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे लाइन दी हो, इंटीग्रेशन का साइन दिखा दिया, और उसके बाद क्या करते हैं, एक लिमिट लगाते हैं लोअर और दूसरा अपर, इनको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, कहाँ से एरिया निकालना है, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, याद रखना, बाद में फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, ए से लेकर बी तक, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, जो हमने यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे समझो क्या है। लोअर लिमिट का मतलब कि जहाँ से निकाल रहे हैं, और अपर लिमिट मतलब जहाँ तक निकाल रहे हैं, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट का मतलब है कि एरिया आपका फिक्स नहीं है, कितना भी निकालो, ठीक है, एरिया फिक्स नहीं है। डेफिनेट में फिक्स होता है, इनडेफिनेट में फिक्स नहीं होता है। इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको सीधे ऐसे दिखाएंगे, बात खत्म, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, one is called definite integration, another is called indefinite integration, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के ऊपर। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो क्या करेंगे, सब में आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसको समझिए। पहले हमने यहाँ पे लिखा है सम फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कुछ कुछ फार्मूला, ठीक है। कुछ फार्मूला जो तुम्हें क्या है जेई वगैरह में या फिर नीट वगैरह में आप यूज़ करेंगे, फिजिक्स में यूज़ होगा, वैसे मैथ्स में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। उतना ही हम लोग करेंगे फिजिक्स में जो आपको यूज हो सके, आप सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के कर सको, ठीक है, जेई में या फिर नीट में। तो सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा सबसे पहले, उसमें पहला फार्मूला है, देखो फर्स्ट वन फार्मूला, सबसे पहला जो फार्मूला वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, कि अगर इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n वेयर n इज एनी कांस्टेंट नंबर बट n इज नॉट इक्वल टू -1, ध्यान रखना है, n की वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, लेकिन -1 को छोड़ करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर -1 होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हम कुछ और यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्यों -1 नहीं लेते हैं वो आप आगे समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्मूला होगा, अगर y x टू दी पावर n के फॉर्म में है, x टू दी पावर n में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, बोलोगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x टू दी पावर क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अगर फंक्शन y इज इक्वल टू x टू दी पावर n है, where n is any constant number but n is not equal to -1, then find y dx इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिट लगा दिया है,
देखो ये लोअर लिमिट है और ये भी क्या है, अपर लिमिट लगा दिया, ठीक है ना। तो एरिया फिक्स है इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप कैसे निकालेंगे इसको, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको निकालने का तरीका सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए y dx इंटीग्रेशन a से लेकर के कहाँ तक, d तक, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, y की जगह क्या है, x टू दी पावर n है, आप लिख दिया x टू दी पावर n, a से लेकर के कहाँ तक, b तक, ठीक है। चलो क्या फॉर्मूला होगा, अब बोलोगे कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसको निकालने का जो फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा दोगे, ब्रैकेट लगा करके लोअर लिमिट को नीचे लिखोगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब सोचो y हमने n इज इक्वल टू -1 नहीं यूज किया, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे -1 लिख देते तो डिनोमिनेटर में n -1 हो जाता, -1 प्लस 1 मिलकर के नीचे में 0 हो जाता, तो 0 से डिवाइड करते तो सोचो, समझ में आई बात, 0 से डिवाइड करते तो क्या होता, सोचिएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमें फॉर्मूला निकल गया एरिया निकालने का, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, x के जगह अपर लिमिट डालेंगे, x के क्या डालेंगे, अपर लिमिट, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे, 1 मिनट पूरा लिखना होगा ना, x के जगह अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह अपर लिमिट b का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट डालो x के जगह a का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपको आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेप, ठीक है। इसका एप्लीकेशन करते हैं, ये तो n के फॉर्म में आ गया ना, अब थोड़ा एप्लीकेशन करके दिखा लें कि क्या होता है, तो चलो एप्लीकेशन, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमने लिखा था ना y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और उस ग्राफ की एरिया हमें चाहिए, हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया है एक्स स्क्वायर का, देख लीजिए ऐसा होता है, नहीं जान रहे थे तो समझ लो, देख लो, अगर पहले से पता होगा तब तो ठीक है, नहीं पता था तो आप देख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, हमने राइट हैंड साइड पे प्लॉट कर दिया है। अब आते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा एरिया निकालने का, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, y dx इंटीग्रेशन लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक निकाला है, 1 से लेकर के 2 तक। ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज, a क्या है 1, b क्या है 2, याद आया, लोअर लिमिट अपर लिमिट याद रखना, भूलना मत। चलो बिठाते हैं इसको और हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। y dx इंटीग्रेशन, y की जगह क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इंटीग्रेशन डाल दिया, लोअर लिमिट कितना 1, अपर लिमिट कितना 2। चलो क्या फॉर्मूला था x टू द पावर n का, x का पावर n प्लस 1 याद है, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है ना, तो हमने n प्लस 1 क्यों लिखना है, आप लिखेंगे x का पावर n की जगह 2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, फिर n की जगह हम लोग n क्यों लिखें, n की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लिमिट डाल देना है, लोअर लिमिट कितना डालोगे 1, अपर लिमिट कितना डालोगे 2, याद रखना a कितना है 1, b कितना है 2, ठीक है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितना है 2 है, तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, देखिए फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह अपर लिमिट 2 का पावर 2 प्लस 1 3 कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, माइनस x की जगह अपर लिमिट 1 का पावर 2 प्लस 1 3 कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, दैट्स ऑल। 2 का पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, कितना हो जाएगा ये 8/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3, फाइनली कितना आया 7/3, ये आपको आ गया। अब आप कहेंगे कि 7/3 है क्या,
47/3 तो बोलोगे 7/3 क्या है? तो ये ग्राफ का एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया फॉर्म करेगा 1 और 2 के बीच में, वो वैल्यू कितनी होगी? 7/3। एग्जैक्ट मतलब उसका वही है जो आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लोकेट करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लोकेट करता हूँ, एक पॉइंट लोकेट करता हूँ 1 और दूसरा पॉइंट लोकेट करता हूँ 2, ठीक है। और 1 और 2 को लोकेट करने के बाद देखिए ये दिखा दिया, फिर ऊपर में दिखा दिया, ठीक है, इसको दिखा दिया हमने, ठीक है। और दिखाने के बाद आपसे कहें ये वाला जो पार्ट है अंदर का, ये एरिया, ठीक है ना, ये बोलोगे एरिया इज इक्वल टू, ये जो एरिया कितना होगा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 से 2 तक ये एरिया निकालना है ना। ये जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ 1 से 2 के बीच में जो एरिया निकाला वो कितना होगा? तो आपके पास ये फॉर्मूला था, कितना आया था आंसर? 7/3। आप सीधे क्या लिख दोगे? दैट इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो मतलब ये इंटीग्रेशन जो है आपको फॉर्मूला दे दिया, लेकिन ग्राफिकली आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो बोलोगे ये जो शेडेड पार्ट है, सॉरी 1 से लेकर 2 के बीच में जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, वो एक्स एक्सिस के साथ 1 से 2 के बीच में जो एरिया बनाया वो एरिया कितना है? 7/3। इसको तो आप निकाल नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास क्या था? रेगुलर शेप नहीं था, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं था, इंटीग्रेशन ने आपको फॉर्मूला दे दिया। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ से हमने दे दिया, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर याद कीजिए, हमने x इज इक्वल टू एक्स की पावर जो थी n, उसमें एक जगह हमने n की वैल्यू -1 नहीं चूज किया था। यहाँ पे जाकर देखिए y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x क्या है? x का पावर -1 आ गया तो फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे यूज नहीं किया था पहले वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका हमें ग्राफ हमने उधर दिखा दिया है, देखो राइट हैंड साइड में ग्राफ दिखा दिया है, ठीक है। याद रहना चाहिए, ग्राफ नहीं याद, देखो जेई में या फिर नीट में अगर तुम्हें ग्राफ, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये नहीं पता है तो फिर जेई नीट में बहुत मुश्किल है फिजिक्स। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि जेई में आप कहेंगे कि ग्राफ का अगर मास्टर हो, तो कैलकुलस के मास्टर हो, तो फिजिक्स में सोचने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर में फिजिक्स में ग्राफ और कैलकुलस घुसा हुआ है चोर की तरह, लेकिन चोर नहीं, ऐसा चोर है कि तुम्हें क्या करेगा? ढेर सारा सपोर्ट करेगा पूरे फिजिक्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर y एक 1/x देन फाइंड y dx इंटीग्रेशन a to b, लोअर लिमिट डाल दिया a, अपर लिमिट कितना ले लिया? b ले लिया। फॉर्मूला क्या होगा इसको निकालने का? तो कहेंगे कि देखिए फॉर्मूला क्या होगा, y dx इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक निकालना है, ठीक है। y की वैल्यू डाल दिया, कितना है? 1/x dx, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। और इसका क्या फॉर्मूला? 1/x का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे log x बेस e, log x बेस e, जिसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में ln। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद आपको लिमिट भी तो डालना है, वो क्यों भूल जा रहे हैं? घेर दीजिए ब्रैकेट से, लोअर लिमिट a डाल देंगे, अपर लिमिट b डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इसको शॉर्ट में ln x भी लिख सकते हो। कामचोर लोग के लिए, जैसे मान लो कि लिखना कम चाहते हैं, तो उन लोग के लिए है कि भाई कम लिखना चाहते हो तो log e x क्यों लिखोगे, तो सीधे ln x लिख दो। ये और ये दोनों मतलब सेम है। ln x का मतलब log x बेस e होना चाहिए। देखो ln x का मतलब होता है ना कि जब log का बेस e होता है, एक्सपोनेंशियल आप मैथ्स में पढ़ोगे, उसको पढ़े भी होगे, तो log x बेस अगर e है तो उसको हम लोग शॉर्ट में ln x कहते हैं, ठीक है। चलो लिमिट डाल देते हैं यहाँ पे। लोअर लिमिट कितना डाला? a डाला, अपर लिमिट कितना डाला? b डाल दिया। इसको डालने के बाद फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले x की जगह अपर लिमिट डालेंगे ln b, फिर x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे कितना? ln a। अब कुछ याद आ रहा है? log का फॉर्मूला log m माइनस log n,
फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। log m माइनस log n के फॉर्म में है तो log ये कितना हो जाएगा ln m बाई n। लेकिन m और n क्यों लिखें? m की जगह b है, n की जगह a है, कहानी खत्म, ये फाइनल हो गया। अब ये हो गया। अब क्या है ये? बोलोगे इस ग्राफ की एरिया a से b के बीच में, ये जो ग्राफ है अगर यहाँ पर a है, अगर यहाँ पर b है, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो एरिया होगा ना, ये तुम्हारा क्या होगा? ये होगा। ए और भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 2 से लेकर के 5 तक, -1 से 2 तक, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी अपनी इच्छा, जो एरिया आपको निकालना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा नंबर साइन एक्स। ये बेटा साइन एक्स कॉस एक्स, दो चीज़ें हैं, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, नीट के लिए, दोनों के लिए। इसका ग्राफ हमने राइट हैंड साइड में दिखाया है, तो पहले ग्राफ मत देखो, अभी पहले फॉर्मूला देखो। साइन एक्स का ग्राफ अगर हो और उसकी एरिया निकालनी है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ साइन एक्स का ग्राफ है, एरिया निकालना है कहीं से कहीं के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो y dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट 0 ले लिया, अपर लिमिट π/2 ले लिया। अब यहाँ पे हमने a की जगह 0 लिया है, b की जगह क्या है? a की जगह क्या है? 0, b की जगह क्या है? π/2। ध्यान रखना, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे निकालें? y की वैल्यू पुट कीजिए, y कितनी है? sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट लोअर 0, अपर लिमिट π/2। फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस cos x होता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे और cos x लिख दिया। उसके बाद लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर के π/2। सॉल्व कैसे करोगे? तो x की जगह पहले π/2 डालिए, माइनस cos x की जगह π/2। ठीक है, और फिर माइनस कर दीजिए, x की जगह 0 डाल करके, माइनस cos 0। क्लियर? हटा? चलो ठीक है, cos 90 डिग्री 0 होता है, खत्म कहानी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 और 1 मिल करके क्या हुआ? 1। ठीक है, तो साइन एक्स की ग्राफ, अब आप कहेंगे कि कोई भी कर्व है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेकर के π/2 के बीच में एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया? तो बोलोगे 1 यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर, जो भी हो आपका यूनिट, आपका कुछ भी हो सकता है। अब ये 1 का मतलब समझो ग्राफिकली क्या होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ हमने दिखा दिया। यहाँ पर लिमिट हमने डाला है लोअर 0 और अपर लिमिट डाला है π/2। चलो यहाँ पे हमने क्या दिया? 0। ठीक है, 0। यहाँ पे हमने क्या लिया? 0, और π/2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ठीक है, ये बीचों बीच की जगह पर ये π/2 होगा और ये क्या होगा? 0। 0 से लेकर के π/2 के बीच में जो शेप बना साइन एक्स की ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ 0 से लेकर के π/2 तक शेप कैसा बनाएगा? तो शेप कुछ इस तरह का बनाएगा। आप कहेंगे कि ये जो शेप बनेगा कैसा बनेगा? देखिए, ठीक है, इसको हम लोग रंग सकते हैं, कलर कर सकते हो, बेटा चाहते हो तो कर, चलो कलर कर ही देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखो, ठीक है, 0 से लेकर के π/2 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ, यही ना एरिया बनाया। अब बताओ जरा कि क्या ये एरिया ट्रायंगल है? नहीं है। क्या ये एरिया रेक्टेंगल है? नहीं है। किस तरह का शेप है? तो बोलोगे पता नहीं, टेढ़ा है। अब इस शेप का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। इंटीग्रेशन करता है कि देखो इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालो?
इसको सॉल्व कर लो, ये 1 आया, ये एरिया है। आप सीधे क्या कहेंगे कि ये जो एरिया है, ठीक है, कलर 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 तेरे की अच्छी बात नहीं है, कलर आ जाओ, आ जाओ, आएगा आएगा आएगा, नहीं आ रहा है कलर, आएगा, इसको मिटाओ और फिर कलर सिलेक्ट करो, अब आ गया, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये कितनी है, तो कहेंगे कि ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 1। कैसे निकाला हमने, यहाँ से निकाला, ये 1 आया, इसको सॉल्व किया, इसको हमने ग्राफिकली दिखा दिया, ठीक है। ये आपको क्या है, ध्यान दिया। तो हमने राइट हैंड साइड में कर्व प्लॉट कर दिया था sin x का 0 से लेकर के π/2 के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर के π/2 के बीच में। ये जो शेडेड पार्ट है उसकी एरिया कितनी है, तो सीधे बोल दो, क्लियर। ये आपको इंटीग्रेशन का मतलब होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, cos x, साइन जहाँ पे रहेगा cos भी क्या है, मुझे भी रहना है, तो साइन को रखोगे तो cos को कैसे छोड़ोगे, ठीक है, cos को नहीं छोड़ना है, क्योंकि sin x और cos के दोनों से रहेंगे साथ साथ। y is equal to cos x, then find y dx इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ भी हमने लिमिट फिक्स कर दिया है, लोअर लिमिट a कितना है, a आपका यहाँ पे कितना है 0, और b को कितना है, बोलोगे कि बार बार 0 π/2 क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझाना है, थोड़ी हमें एग्जाम देना है, एग्जाम तो तुम्हें देना है। चलो, तो एक और b की जगह कोई भी हो सकता है, लिमिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a की जगह b की जगह कुछ भी हो सकता है, 90 से लेकर के 180 के बीच में, 180 से लेकर के 360 के बीच में, कुछ भी हो सकता है। लिमिट हमने कैसे नॉर्मली चूज कर लिया, ठीक है, 0 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना है, π/2। एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है, 0 से लेकर के π/2 तक। फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो बोलेंगे sin x का ग्राफ था, अब cos x की ग्राफ है, तो आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे y dx इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, फॉर्मूला के y की जगह क्या डालेंगे, cos x डालेंगे, cos x dx इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तुम डिफरेंट कलर बताओ, ठीक है। लोअर लिमिट डाल दो 0 से लेकर के कहाँ तक, π/2। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है, उसको प्लस कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x। cos x की ग्राफ की एरिया निकालनी है तो sin x को यूज करो। लोअर लिमिट और अपर लिमिट ब्रैकेट डालने के बाद डालोगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना, π/2, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एज यूजुअल पहले x की जगह क्या डालेंगे, π/2 डालेंगे, sin π/2 माइनस x की जगह क्या डालोगे, 0, लड्डू, लड्डू का मतलब 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos कितना डालोगे, सॉरी यहाँ पे sin है ना, sin कितना डालोगे, 0। अब इसको सॉल्व कर लो, sin 90 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0, ये कितना हुआ 1। तो cos x का भी ग्राफ है, तो 0 से लेकर के π/2 के बीच में cos x का भी ग्राफ एरिया उतना ही फॉर्म कर रहा है, अलग हो सकता है, अगर आप लिमिट चेंज कर देंगे तो अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगेन उसी तरह से ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बोलोगे कि 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर हम लोग वही काम करते हैं जैसे पहले किया था। पहले तो आप चूज करेंगे लिमिट, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0, π/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। 0 से लेकर के π/2 के बीच में ये जो शेडेड पार्ट है उसको लेते हैं, पूरी पार्ट। cos x का जो ग्राफ है वो तुम्हारा, ठीक ना, 0 से लेकर के π/2 के बीच में ये जो एरिया बना है वही एरिया क्या है, बोलो कितना होगा, व्हाट इज दिस एरिया। तो आप आंख बंद करके जो आप निकाले हो घर में, 0 से लेकर π/2 के बीच में cos x का इंटीग्रेशन जो किया बनाया है, 0 से π/2 के बीच में आप इसको लिख दो 1, ठीक है, क्या लिख दो 1 यूनिट, क्लियर। ये निकाला एरिया का फॉर्मूला यूज करके, और ये निकाला इंटीग्रेशन मतलब कि ग्राफ यूज करके। देखो ग्राफ से तुम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है,
क्योंकि ये जो शेप बन रहा है एक रेगुलर नहीं है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ा। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर फॉर्मूला y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा y dx इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट कितना है a, अपर लिमिट कितना है b। देखो y के जगह e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक। देखो e टू द पावर x का जब इंटीग्रेशन करोगे ना, एरिया निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला e टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही रह जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट से घेर दो, फिर लोअर लिमिट डाल दो a, अपर लिमिट डाल दो b, और एज यूजुअल x की जगह पहले अपर लिमिट डालो, b माइनस करो, x की जगह लोअर लिमिट डाल करके सॉल्व कर लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो एरिया आएगा दैट इज द, मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो आपको एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा। किसके लिए? e टू द पावर x का। देखो ग्राफ हमने ऐसे दिखाया है, a कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, a यहाँ पे हो सकता है, b यहाँ पे हो सकता है, तो a यहाँ से लेकर के b के बीच में ये जो एरिया है क्या होगा, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 10th नंबर। 6th नंबर y इज इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। अगर y k है, k मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, तो क्या करोगे, y अगर k के बराबर है वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन फाइंड y dx इंटीग्रेशन a टू b। बेटा ध्यान रखिए k जो कांस्टेंट होता था, आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे कांस्टेंट चीज़ की, कांस्टेंट मतलब कि जो कांस्टेंट है, फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करते थे तो वो जीरो हो जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, बताता हूँ क्यों नहीं होता है। राइट हैंड साइड अभी मत देखना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो। चलो y dx, y की जगह k कर दिया, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला निकालते हैं y dx इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, ठीक है। चलो क्या होगा फॉर्मूला, तो y की जगह पहले डालेंगे आप क्या, k, कांस्टेंट है dx इंटीग्रेशन a से लेकर के b के बीच में। बेटा k याद कीजिए, जब भी कोई कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के अंदर में, कभी भी कोई कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, वो सीधे क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। तो k को आप बाहर निकाल लेंगे और dx इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक। बेटा ध्यान रखना है dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t। ये मतलब कि dx का x कर दो, dv का v कर दो, dt का t कर दो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से dx का क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट a डालोगे, अपर लिमिट b डालोगे, सॉल्व कर लोगे, k बाहर आएगा, अपर लिमिट डालो x की जगह, लोअर लिमिट डालो x की जगह, कहानी खत्म, k इंटू बी माइनस ए आ गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बोलोगे कि इंटीग्रेशन जीरो क्यों नहीं हुआ, कांस्टेंट होने के बावजूद, तो कांस्टेंट होने के बावजूद इंटीग्रेशन जीरो क्यों नहीं होता है, तो उसको समझने के लिए अब आ जाओ राइट हैंड साइड। हमने ग्राफ प्लॉट किया है y इज इक्वल टू 3 का, कांस्टेंट यहाँ पे y इज इक्वल टू k है, k की जगह हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, y इज इक्वल टू 3। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब पढ़े होंगे, तो उसमें ग्राफ का नॉलेज होने के कारण से आपको ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 3 जब कांस्टेंट है तो उसकी ग्राफ कुछ ऐसी होती है। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 2 3 4 -1 -2 -5 -6 -8 -9 -10 कुछ भी ले लो, x की कुछ भी वैल्यू लो, y चेंज नहीं होने वाला है। y कहेगा कि मेरी वैल्यू कितनी होगी, k ही रहेगी। यहाँ पर k कितना है, 3 है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू कितनी होगी, 3 ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाला है। तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, ऊपर में जाओगे, यहाँ पे x कुछ भी है,
y3 रहेगा, x कुछ भी है y3, x कुछ भी है y3, कुछ भी ले लो y3 रहेगा। अब आपने क्या किया है, मान लो कि a यहाँ पे और b से के बीच में ये एरिया निकालना है, तो मान लो a की वैल्यू हम यहाँ चूज कर लिया कितना 1 और b की वैल्यू यहाँ चूज कर लिया कितना 2। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर हमने चूज कर लिया a और यहाँ पे चूज कर लिया b, a की वैल्यू 1 ले लिया, b की वैल्यू 2 ले लिया। अब जरा बताओ, ये जो हमने लिया तो a यहाँ और b यहाँ, जरा बताओ ये जो ग्राफ है y = 3 एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान से समझो इसको, y डिफरेंशिएशन इज 0, इंटीग्रेशन इज नॉट 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, क्यों? राइट हैंड साइड देख लीजिए, k की जगह 3 है, y = 3, ये लाइन हुआ, एक्स एक्सिस के साथ a की वैल्यू 1 डाल दिया, b की वैल्यू 2 डाल दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने चूज कर लिया, a1 और b2 चूज कर लिया, कुछ भी तुम भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चूज कर लिया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, और ये जो आपने चूज किया, क्या ये एरिया जो बन रहा है, तुम कहाँ से आ गए, हटो बाहर, चलो, ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया क्या है, 0 नहीं है, कुछ तो होगा, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, क्या ये 0 है? नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना बेटा कि जब हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन 0 कांस्टेंट का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे ग्राफिकली देखा, ठीक है, कांस्टेंट का एरिया 0 नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक फॉर्मूला है, अगर मान लो कि बहुत सारे फंक्शन हैं, y u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, बहुत सारे फंक्शन हैं, मतलब कि प्लस माइनस में बहुत सारे फंक्शन हैं, उन सबको एक साथ ही इंटीग्रेशन करना है, सबकी एरिया एक साथ निकालनी है, तो क्या करेंगे? तो उसको निकालने का तरीका बेटा कुछ नहीं है, उसको निकालने का तरीका है कि आप सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, y dx इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या करोगे, u u u u u u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस जो भी आपको रहेगा, सबको एक साथ रखो और इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। कैसे करोगे? जो भी प्लस माइनस है ना, अलग अलग कर लो इसको, ठीक है, u dx इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट डालो अपर लिमिट डालो, प्लस माइनस, फिर क्या है, v है। अब बोलोगे कि u और v क्या है, तो u और v फंक्शन है, x का फंक्शन हो सकता है sin x cos x, x स्क्वायर, e की cos x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आपकी इच्छा लेने की, या एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया, a b प्लस माइनस w dx, a b w w f है ना, w w f, चलो इसको करते जाओगे, सबको इंटीग्रेशन कर सॉल्व कर लोगे, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूला का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज में करते हैं, समझ गए? तो कैसे करेंगे फिर एक बार फिर से देख लो, अलग अलग सबको कर दो, u का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर प्लस में फिर b का किया, फिर w का किया, फिर ऐसे जितने आएंगे सबका अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, आइए देखिए जरा, y = x² - 2x + 1 है ना, u है, v है, w है कि नहीं, ऐसे है, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, y = क्या है, x², u मान लिया, 2x को क्या ले लिया, v मान लिया, 1 को क्या ले लिया, w मान लिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो y dx इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लिया है, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक, कैसे सॉल्व करोगे, तो x² - 2x + 1 dx इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2, चलो अलग अलग कर दो, x² का पहले करोगे, फॉर्मूला डाल दिया 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है,
थोड़ा सा नीचे आएंगे, तुम कहोगे कि क्लियर नहीं है। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 माइनस 2x dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घटा दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, एक्स का पावर एन का फॉर्म है, याद आया ना। एक्स का पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, एक्स का पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। लिमिट लोअर एंड अपर 1 2 माइनस, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, फिर बाहर आएगा x dx इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस, अच्छा लिमिट डालोगे 1 से लेकर के 2 तक, प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा बताओ। dx का इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ठीक है। चलो और सॉल्व करते हैं आगे, कितना हो जाएगा ये, x का पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, x का पावर 3 बाई 3 लिमिट 1 to 2 माइनस 2, x का पावर कितना है 1 है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 वाले फॉर्मूला से x स्क्वायर बाई 2 लिमिट कितना होगा 1 से लेकर के 2 तक, प्लस x का, ठीक है, लिमिट कितना होगा 1 से लेकर के 2 तक। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट पहले यहाँ पे डालोगे x की जगह कितना डालोगे 2, 2 का पावर 3 बाई 3 माइनस 2x की जगह क्या 1, 1 का पावर 3 बाई 3 हो गया पूरा ये, माइनस 2 x की जगह फिर यहाँ पे क्या डालोगे, x की जगह डालोगे 2, 2 का पावर 2 बाई 2 माइनस x की जगह 1 डालोगे 1 का पावर 2 बाई 2 प्लस x की जगह अपर लिमिट, दैट्स ऑल। 2 का पावर कितना 3 8, it will be 8 by 3 minus 1 by 3 minus 2, ये कितना 4 by 2 minus 1 by 2 plus 1, 8 by 3 minus 1 by 3 एक साथ था, 8 by 3 minus 1 by 3 कितना हो जाएगा 7 by 3 minus 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 minus 1 3 by 2 प्लस 1, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे 7 by 3 2 2 कैंसल माइनस 3 प्लस 1, दैट्स ऑल। सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो ये आपका हो चुका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसको हमने अलग अलग किया जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग आते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट में जितने भी फॉर्मूला बताए हैं वो सारा फॉर्मूला याद रखना। फिजिक्स में जब आप जेई देंगे या नीट देंगे तो हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होगा। हाँ, मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा यूज़ होंगे जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं इंटीग्रेशन के, तो आप करेंगे। तो फिजिक्स के लिए इतना आपको काफ़ी है, ठीक है, आप याद रखना। नाउ इंटीग्रेशन का हमारा दूसरा पार्ट है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब कि एरिया निकालने का फॉर्मूला, लेकिन वो फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स द पावर n। यहाँ अगेन हमने n की वैल्यू -1 नहीं लिया है, ठीक है। तो वेयर n इज एनी कांस्टेंट नंबर बट n इज नॉट इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? ठीक है। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा क्या करेंगे, y dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x का पावर n है dx इंटीग्रेशन। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लिया है। लिमिट नहीं लेने का मतलब है कि वो एरिया आपका क्या है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और डेफिनिट में फ़र्क बस थोड़ा सा है। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा जो डेफिनिट में यूज़ किए हो, इनडेफिनिट में वही फॉर्मूला रहेगा जो डेफिनिट में यूज़ किए हो, ध्यान रखना। तो डेफिनिट में जो फॉर्मूला तुम यूज़ किए हो वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन एक चीज़ चेंजिंग होगी।
एक टर्म और n का फॉर्मूला क्या था, जहाँ पे n माइनस वन के बराबर नहीं था, याद कीजिए, तो वो फॉर्मूला था x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। फिर क्या करते थे, वहाँ पर हमने लिमिट डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस c। अब बोलोगे c क्या है, बड़ी मुश्किल सवाल है। c बेटा ऐसा है, c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। जब आप इंटीग्रेशन इनडेफिनिट यूज करोगे, तो जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करोगे तो वहाँ पर कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। जब आप फॉर्मूला लिख लोगे तो फॉर्मूला लिख करके लास्ट में प्लस सी कर दो। अब बोलोगे सी क्यों लिखेंगे, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लिखते हैं उसको भी बताएंगे। सी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, और ये तब यूज होता है जब आपका इंटीग्रेशन कौन सा हो, इनडेफिनिट हो। अब बात है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें इस सी की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो उसका कारण है, मैं समझाता हूँ, ये समझना जरूरी है। डेफिनिट में हमने सी की बात नहीं की थी, इनडेफिनिट में सी की बात कर रहे हैं। डेफिनिट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बात नहीं किया था, इनडेफिनिट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बात करना पड़ेगा। अब वो क्यों करना पड़ेगा, अब आइए, डिफरेंस क्या है इनडेफिनिट डेफिनिट में, उसके पहले समझो बेटा, डिफरेंशिएशन जो होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, वो दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे तो लिख दिया c इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग आते हैं, why we use constant of integration for indefinite integration, क्यों यूज करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग क्यों यूज करेंगे, उसका रीजन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एक चीज a है, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, क्या मिला, b मिलता है। समझो पहले बात को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं उसको हमें समझाना है। अगर कोई क्वांटिटी a है, उसको डिफरेंशिएट करोगे b मिल जाता है, अगर b आया तो बाबू जब आप b को इंटीग्रेट करोगे ना तो a मिलना चाहिए, ध्यान रखना, ये रूल है। कोई भी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कोई दूसरा फंक्शन आया, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, पहला फंक्शन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कहीं कहानी खराब है, गड़बड़ है, फिर कहीं ना कहीं तुमने गलत किया। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अगर एक क्वांटिटी a है जिसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो b मिला, अब b को इंटीग्रेट करोगे तो a मिलना चाहिए। यही कारण है कि हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, जिसको हमने इंटीग्रेट किया है वो पहले क्या था, हमें नहीं पता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट बचा है, लास्ट का ही है, थोड़ा सा बैठ करके बोर हो गए होंगे, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा पार्ट बचा है, ठीक है, थोड़ा एक, चलो अब देखो इसको क्यों यूज करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू हमने लिया एक्स स्क्वायर, मान लो, अब मैं आपसे कहूँ कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स, क्या मिलेगा, बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, कितना हो जाएगा 2x, कहानी खत्म। तो आप कहेंगे कि हमारा क्या हो गया, 2x आ गया। अब जरा देखिए, अब आप 2x को क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, 2x को क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x आया, 2x को इंटीग्रेट करते हैं, 2 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन होगा,
x का पावर 1 है, x का पावर n के फॉर्म में आएगा, फॉर्मूला याद करो। तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हटा 2, x का पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 खत्म, कितना हुआ x स्क्वायर आ गया, आया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2x मिला, 2x को फिर इंटीग्रेट किया, क्या मिला, अगेन एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये पुराना फंक्शन हमारे पास आ गया, ये पुराना वाला, बोलो ये जो पुराना वाला है ये ना है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट किया, 2x आया, 2x को इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ तो क्लियर हो गया, मैच कर गया, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैंने लिखा, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, dy बाई dx, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स के रिस्पेक्ट में होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन किसका 3 का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर तो वही हो जाएगा 2x होगा प्लस कांस्टेंट 3 है, क्या होगा 0, फाइनली कितना आया 2x आ गया। अब जरा देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। अब अगर मान लो कि तुम 2x को इंटीग्रेट करते हो तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, पहला वाला फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे है ये मिलना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया 2x आया, 2x को इंटीग्रेट करेंगे यही आना चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 को बाहर रखा, x का इंटीग्रेशन बाहर रखा ना, 2 को x का इंटीग्रेशन, अब देखो जरा यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन, x का पावर कितना 1 है, ठीक है, तो x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट लगा दो, x का पावर 2 बाई 2, 2 2 कहानी खत्म, कितना बचा, ये क्या बच्चा देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, डिफरेंशिएट किया 2x आया, 2x को इंटीग्रेट करेंगे यही आना चाहिए, लेकिन आया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, नहीं आया 3 नहीं आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 नहीं आया, आना चाहिए था, गलती करा तो बोलोगे। अब बात आती है यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, इंटीग्रेट करने के बाद इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं प्लस कांस्टेंट प्लस c कर देते हैं, ताकि ये c यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट करने के बाद प्लस c, यहाँ पे c क्या होगा, यहाँ पे बोलोगे c कितने के बराबर 3, यहाँ पर c कितने के बराबर 0। तो यही कारण है कि हमें पता नहीं होता है कि हम लोग इंटीग्रेट जो कर रहे हैं कौन सा फंक्शन है, इसलिए जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग वहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, 2x आया, 2x का इंटीग्रेशन किया, एक्स स्क्वायर आया, यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c 0 हो गया और यहाँ पर c क्या हुआ 3, तो यही कारण है कि हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए अब इंटीग्रेशन में जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फॉर्मूला होगा सेम रहेगा जो डेफिनिट वाला है, बस आपको फॉर्मूला लिखने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है। तो लास्ट में क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स का पावर n का तो हमने कर दिया था ना, x का पावर n का हमने क्या है कर दिया था, इसलिए हम
इसको छोड़ करके दूसरे पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला y इज इक्वल टू 1/x, y dx इंटीग्रेशन 1/x का log x। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये क्या है, ये फॉर्मूला है log x बेस e प्लस c। e का पावर x का फॉर्मूला वही है e का पावर x, लेकिन चूंकि इंडेफिनिट है तो प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे। sin x का फॉर्मूला वही है cos x माइनस cos x, सॉरी sin x का माइनस cos x प्लस c वही लगा देंगे। cos x का sin x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। k है तो फॉर्मूला वही रहेगा k dx इंटीग्रेशन, साथ में k into x ds का इंटीग्रेशन x हुआ और साथ में क्या किया, कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, ये आपको सारा फॉर्मूला, ये सारे आपको याद रखने हैं बेटा। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको और वीडियो दूंगा बहुत सारे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन का है, उसका भी वीडियो लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, उसको मैं तुरंत डालूंगा, अपलोड करूँगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जब मैं आपको बताऊँगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ताकि आपका देखो आपको जेई के लिए और नीट के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे लेक्चर को देखते हो, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जेई और नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो भी चीज़ें समझाई जाएं तो अच्छे से समझाई जाए, ताकि आपकी जो अंदर की क्वेरी, आप तो मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, ना आपसे मिल पा रहा हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। वीडियो आपके अपलोड होते रहेंगे हमारे चैनल पर, ठीक है, और मिलते रहेंगे। आप उसको पढ़ो और खूब पढ़ो, खूब क्वेश्चन